गाइस, जो भी एमकॉम बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसका आज की वीडियो में हम यूनिट 1 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 की जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अभी हमारा कंसेप्ट है सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। हमें ये सिर्फ थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखो, नाम पढ़ के ही हमें क्लियर हो रहा है। सोशल कॉस्ट मतलब जो चीज हम कर रहे हैं उसमें सोशल कॉस्ट क्या लग रही है और उसका सोशल बेनिफिट क्या है, उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर SCBA लिखा गया, SCBA की फुल फॉर्म क्या है, सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। मतलब अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप पहले ही डिटरमाइन करोगे कि उस प्रोजेक्ट को करने में क्या क्या आपकी सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व है और क्या क्या आपको सोशल बेनिफिट मिल रहे हैं। सो SCBA is a tool to determine merits of a project on the basis of current and future socio-economic impacts. So ये एक फॉर्मल वे है और एक सिस्टमैटिक मेथड है जिससे आप किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट और बेनिफिट्स को इवैल्यूएट करते हो। और इसका मतलब मेन हमने इसमें क्या दिखना है SCBA में, कि किसी भी प्रोजेक्ट का आपकी जो पूरी सोसाइटी है उस पर, ब्रॉडर लेवल पर सोसाइटी पर क्या इफेक्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो SCBA है वो क्या सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स में लगता है? नहीं, जो हम सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं वो हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स का भी करते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट रन करती है। अगर जैसे गवर्नमेंट ने कोई हाईवे बनाया है तो वो एनालाइज करेगी कि ये हाईवे बनाने में कितने पेड़ काटने पड़ रहे हैं हमें, ठीक है, वो क्या हो गया, सोशल कॉस्ट होगी। सोशल बेनिफिट क्या हो रहा है कि बहुत सारा डिस्टेंस कम हो रहा है उनके बीच में, दो सिटीज के बीच में। तो हम प्रॉपरली सारा एनालाइज करते हैं। तो स्कोप ऑफ SCBA आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, जिससे आपको जो आंसर है वो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप अपना जितना मर्जी जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो आप एक्सप्लेन कराना। सो जो SCBA है ये बोथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स पर भी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स पर भी हम इसको कंसीडर करते हैं। सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स पर क्या हो गया, SCBA इज एन इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है, वहां पे SCBA बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालाइज करना। सेकंड, अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस होते हैं, उनको भी गवर्नमेंट से बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस है जो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, सो SCBA में जो उसकी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी। तो प्रॉपर एनालिसिस होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब हम सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स को ना थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। देखो, ये वाला क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस यूनिट में से, SCBA दैट इज सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। तो आप सबसे पहले सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की डेफिनेशन समझा के आ सकते हो। उसके बाद स्कोप बता सकते हो कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स पर भी इसका स्कोप है और प्राइवेट में भी है। उसके बाद हम सोशल कॉस्ट को अच्छे से समझाएंगे, सोशल बेनिफिट को अच्छे से समझाएंगे, और हम इसमें ना दो अप्रोचेस पढ़ेंगे सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट को एनालाइज करने की। तो इससे आपको जो आंसर है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात। इस बार मैं इस वे से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको बुक्स में से पढ़ना ना पड़े। जितना भी आपका सिलेबस है, अगर आप सिर्फ वीडियोस देख के जाओगे, आई एम ट्राइंग कि आपका सारा का सारा कंटेंट सिर्फ वीडियोस से ही कवर अप हो जाए, आपको कोई बुक या कोई और कंटेंट कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, SCBA सोशल कॉस्ट में क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है, एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है वो प्रोजेक्ट की क्या है, सोशल कॉस्ट है। बहुत सारी एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी डिप्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, वो भी क्या है, उस प्रोजेक्ट की सोशल कॉस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा ह्यूमन सर्विसेज यूज हो रही है, ये सारी किसी भी प्रोजेक्ट की क्या हो सकती हैं, सोशल कॉस्ट हो सकती है। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स मेंशन आउट कर दिए। उसके बाद सोशल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, टैक्सेस रेज हो रहे हैं जिसकी वजह से फर्दर गवर्नमेंट वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में लगाएगी, सो ये क्या हो गया, सोशल बेनिफिट हो गया। इन्वायरमेंट इंप्रूव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बिजनेस है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इंप्रूव हो रहा है, लोगों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन सर्विसेज मिल रही है, जॉब क्रिएशन हो रही है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये क्या हो गए, हमारे सारे सोशल बेनिफिट्स हो गए वो प्रोजेक्ट के। तो हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट के। समझ आ गए यहाँ तक। नेक्स्ट है, देयर आर टू प्रिंसिपल अप्रोचेस फॉर सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दो तरह की मेन अप्रोचेस होती हैं सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की। इसके नाम याद कर लो, एक तो है यूनिडो अप्रोच और एक है LM अप्रोच। कौन कौन से, यूनिडो अप्रोच एंड another one is LM अप्रोच। यूनिडो अप्रोच बेसिकली क्या थी, ये ना
यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी, ठीक है। ये 1978 में उन्होंने मेंशन करी थी गाइड टू प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट अप्रेजल में। बस आपको थोड़ा सा इसके नाम के बारे में बताना चाहिए, जिसकी वजह से आप अंदर आप मेंशन करके आ सकते हो। इट इज वन ऑफ द अप्रोच जो हमें सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में हेल्प करती है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, बस इतना थोड़ा बहुत लिखा ना, इतना डीप पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एलएम अप्रोच। एलएम अप्रोच मतलब ये एक्चुअली लिटल और मायर लीज ने दी थी, तो इस वजह से इस मतलब जिन्होंने अप्रोच दी थी उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया, ठीक है। तो लिटल और मायरलीज ने ये डेवलप करी थी ताकि सोशल कॉस्ट बेनिफिट हो सके इन मैनुअल ऑफ इंडस्ट्रियल, ठीक है। अब हमने ओवरव्यू तो देख लिया कि हमारे पास दो अप्रोचेज हैं सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट को एनालाइज करने की। थोड़ा सा डीप डाउन देख लेते हैं ताकि अगर इन केस हमें कुछ लिखना पड़ गया हम अच्छे से लिख पाए। यूनिडो अप्रोच में बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस होती हैं। तो देखो अब ये 5 स्टेजेस लास्ट टाइम पे याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप हल्का सा याद कर लो कि कैलकुलेशन करनी है हमें फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी की। सबसे पहले ऑब्वियसली जब हम बेनिफिट एनालाइज करेंगे कॉस्ट और बेनिफिट से हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। तो पहला पॉइंट तो यूनिडो में लिख देना कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद लिख देना ऑब्जेक्टिव ऑफ SCBA 1, ऑब्जेक्टिव ऑफ SCBA 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ SCBA 3, ऑब्जेक्टिव ऑफ SCBA 4। अगर इमरजेंसी में कुछ भी याद ना आए तो चुपचाप करके ये 5 पॉइंट्स बनाया, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, SCBA 1, SCBA 2, SCBA 3, SCBA 4, ठीक है। ये 5 स्टेजेस हैं SCBA की यूनिडो अप्रोच के थ्रू। बस यूनिडो की फुल फॉर्म सबको पता होनी चाहिए, सबको टिप्स में होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर किसी के पास उसके बाद भी टाइम होता है याद करने का, सो SCBA 1 क्या कहता है? इकोनॉमिक प्राइजेस के बारे में कहता है। सेकंड वाला क्या कहता है कि हमें कैसे एडजस्टमेंट करनी है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की। थर्ड वाला कहता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और लास्ट वाला कहता है मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स के बारे में, मतलब सोशल वैल्यूज के बारे में, कैसे सोशल वैल्यूज इकोनॉमिक वैल्यूज से अलग होती हैं। सो ये एडजस्टमेंट्स वगैरह सब बताता है। सो आप बस इतना ही याद रख लो, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद 1 2 3 4 याद रख लो, ठीक है। ये हमारी बेसिकली 5 स्टेजेस हैं यूनिडो अप्रोच की। नेक्स्ट जो LM अप्रोच थी, LM अप्रोच किसने दी थी? लिटल IMD लिटल एंड जेम्स A मायर्स ने दी थी, तो इसी वजह से हम इसको LM अप्रोच से जानते हैं। दिस द कोर ऑफ दिस अप्रोच इज दैट सोशल कॉस्ट ऑफ using a resource in developing country differs widely from the price paid for it। मतलब जो सोशल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा फर्क में होती है। इट रिक्वायर्स शेडो प्राइजेस। तो मेन आपको LM अप्रोच का एक कीवर्ड हमेशा याद रख के जाना है, दैट इज शेडो प्राइजेस। क्या वर्ड याद रख के जाना है? LM अप्रोच जब भी आप मेंशन करोगे आप हमेशा वहां पे शेडो प्राइस मेंशन करके आओगे। मतलब hence it requires shadow price to denote the real value of the resources to the society। क्योंकि जो प्राइस एक्चुअली वो पे कर रहे हैं और जितनी उनकी एक्चुअल में कॉस्ट आ रही है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, और जो फर्क होता है वो एक तरह से शेडो प्राइस होता है। समझ आ गया? द रिसोर्सेज इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको पता है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे इनपुट्स एंड आउटपुट्स मतलब इनपुट्स डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे आउटपुट्स आते हैं। सो इसमें क्या है, बहुत सारे शेडो प्राइसेस होते हैं, लाइक शेडो वेज रेट हो गया, शेडो प्राइसेस ऑफ ट्रेडेड गुड्स हो गए एंड शेडो प्राइस ऑफ नॉन ट्रेडेड गुड्स हो गए। तो आप अगर शेडो प्राइस याद रखते हो तो अगर आपको याद रहता है तो LM अप्रोच में आप ये 3 हेडिंग्स फर्दर बना सकते हो, शेडो वेज रेट, शेडो प्राइस ऑफ ट्रेडेड गुड्स एंड शेडो प्राइस ऑफ नॉन ट्रेडेड गुड्स। ये इतना ज्यादा कंसेप्चुअल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्का सा ओवरव्यू ले जाओ। SCBA आएगा तो मीनिंग समझाएंगे, स्कोप समझाएंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट समझाएंगे, सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट का फर्क समझाएंगे, 2 अप्रोचेस बता देंगे, यूनिडो अप्रोच एंड LM अप्रोच। यूनिडो की हम 5 स्टेजेस बता देंगे, 1 2 3 4 तो हमारी लास्ट वाली होगी, फर्स्ट वाली फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी होगी। LM अप्रोच में हमने बता दिया कि किसने दी थी, लिटल और मर्लीज ने दी थी, एंड शेडो प्राइस होता है, और शेडो प्राइस शेडो वेज रेट हो सकता है, शेडो प्राइस एट ट्रेडेड गुड्स हो सकता है, शेडो प्राइस एट नॉन ट्रेडेड गुड्स हो सकता है। बिल्कुल बेसिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यूनिडो और LM अप्रोच में क्या फर्क होता है? अब न्यूमरेटर में हम यूनिडो अप्रोच में डोमेस्टिक करेंसी यूज करते हैं, LM अप्रोच में मतलब हम जो मेनली यूज करते हैं दैट इज इंटरनेशनल प्राइस, ठीक है। यूनिडो में मेन बेस क्या होता है? कंजप्शन, और LM में मेन बेस क्या होता है? मेजरमेंट बेस अनकमिटेड सोशल इनकम, ठीक है। SCBA के ऑब्जेक्टिव्स आर मेट थ्रू स्टेज बाय स्टेज, एट वन प्लेस ऑल द SCBA ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड। अब ये अगर कोई लर्न कर सकता है तो बहुत अच्छा है, वरना इतना कंपल्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपको यूनिडो और LM आ गया एक्सप्लेन करना, आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं, आप उसको लेंथी तो बना ही नहीं पाओगे। तो ये तो बिल्कुल इमरजेंसी के लिए है कि अगर किसी के पास कोई और अदर क्वेश्चन नहीं होता है अटेम्प्ट करने के लिए, और स्टिल आपको डिफरेंस का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आप ये करके आओगे। वरना हमारे पास आगे एक अच्छा कंसेप्ट है जो आप डिफरेंस के लिए कर सकते हो, दैट इज कमर्शियल एंड नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। तो यूनिडो में हम डोमेस्टिक करेंसी
कंजप्शन एंड स्टेज बाय स्टेज करते हैं। और एलएम में इंटरनेशनल प्राइस, अनकमिटेड सोशल इनकम, और एट ऑल द प्लेसेस ऑल एससीबीए ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड, हम ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कमर्शियल वर्सेस नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। एक इजी चीज बता देती हूँ, जो हम नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं ना, वो सिंपली यहाँ पे मतलब है एससीबीए की हम बात करें। एससीबीए हम अभी अच्छे से पढ़ के हटे हैं, मतलब नेशन की प्रॉफिटेबिलिटी कब होगी, जब पूरी सोसाइटी का भला होगा ऑब्वियसली। तो हम सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ही करेंगे, जिससे हमें हमारी नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का पता लग जाएगा। सो नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी में आप इंटायरली एससीबीए को भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो। सो कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी और नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी में क्या फर्क है, देखो कमर्शियल नाम से ही क्लियर हो रहा है, उनको तो भाई हायर मार्जिन चाहिए, कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसा करवाना, प्राइवेट इंटरेस्ट रखना। उनका खुद का एक ही मतलब ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी उनकी इन्वेस्टमेंट है उस पे जो उनको रिटर्न आ रहा है उसको उनको मैक्सिमाइज करना है। तो उनका मेन मकसद क्या है कि हर एक कीमत पर उन्हें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, विच इज द हाईएस्ट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, और हायर मार्जिन लेके आना। सो कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर मार्जिन ऑफ रिटर्न, जैसे प्राइवेट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, और उनका एक ही मकसद है हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और एससीबीए का मेन मकसद क्या है कि पूरी सोसाइटी मतलब पूरे नेशन की प्रॉफिटेबिलिटी तभी होगी जब पूरी सोसाइटी का भला होगा। सो उनका मेन मकसद क्या है कि हेल्थ ऑफ द सोसाइटी कैसी है, वाइडर कवरेज को लेके चलते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट को कंसीडर करके चलते हैं, और बहुत ज्यादा नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसमें क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न जो हमें आ रहा है वो पूरी सोशल इकोनॉमी में कैसे आ रहा है, और कैसे सब चीजें वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ गया। जैसे आपने बहुत सारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, रोड, रेलवे, ब्रिज, और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, ये हमारी पूरी सोशल इकोनॉमिक कंसिडरेशन में पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, एक तरह से हमारी नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट है। सो पब्लिक प्रोजेक्ट्स लाइक road, railway, bridge and other transportational projects, irrigation projects, power projects, for which socio-economic consideration play a significant part rather than mere the commercial profitability. इन चीजों से सिर्फ कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी कमाना हमारा मकसद नहीं होता, इनका मकसद क्या होता है, नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब पूरे नेशन का फायदा हो। ठीक है, सो सच प्रोजेक्ट्स आर एनालाइज फॉर देयर नेट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम किस बेसिस पर एनालाइज करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट एनालिसिस करके करते हैं। और जो ऑन द अदर हैंड कमर्शियल वाले होते हैं उनको हम प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर करते हैं। समझ आया ना। एंड द प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सच प्रोजेक्ट्स इज नोन एज सोशल और नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम एससीबीए एनालिसिस करते हैं नेशनल लेवल पर। अब कुछ डिफरेंसेस या कुछ मेजर पॉइंट्स बता देती हूँ। इसमें क्या है, national and social profitability analysis takes into account the real cost of direct and real benefit of direct benefits। ठीक है, इसमें बस मेनली आपको ये याद रखना है कि कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब तो उनको सिर्फ ये होगा कि उनको हायर रिटर्न्स चाहिए, और नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का है कि उनका जो बेनिफिट हो रहा है पूरी सोसाइटी का वही होना चाहिए। तो आप बस इसमें यही आंसर को स्ट्रेच आउट करके लिख के आओगे जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, समझ आ गया। इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि जब हम सोशल प्रॉफिटेबिलिटी या नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो हम रियल डायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं। जैसे जब भी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, डायरेक्ट बेनिफिट देती है। फॉर एग्जांपल कोई इनपुट है, गवर्नमेंट उनको उसको सब्सिडाइज रेट्स पर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अगर हमें कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो हम उसमें क्या करेंगे, ओनली द सब्सिडाइज प्राइस ऑफ इनपुट जो हमें कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करेगा वही ले लेंगे। बट जब हम नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी लेते हैं तो हम रियल कॉस्ट लेंगे, वो नहीं कि जो हमने सब्सिडाइज वाली उसको माइनस करके लिए वो वाली नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक तरह से हमारी नेशन की ही कॉस्ट है ना, तो उसमें क्या है एडजस्टमेंट्स कर देते हैं। सो ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इनपुट हम उसमें लेते हैं नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी में। और ऐसे ही अगर हम उल्टा कंसेप्ट लेके चले, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पूरे नेशन को हेल्प कर रहा है, जैसे बहुत सारे उसमें इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं और इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है किसी चीज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है रिवर के ऊपर, तो इनडायरेक्टली लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, जैसे उनका कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में रिडक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो गई है, साथ में उनका ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत ज्यादा कम हो गया।
तो इसमें क्या है, वो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। हाउएवर ये सारा बेनिफिट कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, बट ये हमारा सारा सोशल बेनिफिट में काउंट हो जाता है, नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी में काउंट हो जाता है, बट ये सब चीजें हम कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी में काउंट नहीं करते। सो आप ये भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो। सो क्या है, जो सोशल प्रॉफिटेबिलिटी या नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिफाइनमेंट है, क्योंकि कमर्शियल में हम काफी चीजें कंसीडर नहीं करते हैं, बहुत सारे हिडन फैक्टर्स होते हैं जो कमर्शियल में कंसीडर नहीं होते हैं। सो ज्यादातर अगर हम बात करें जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें हम क्या निकालते हैं, नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं इन प्लेस ऑफ द कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि हम मेन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम हमारी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे लोगों को, जो उस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उनको कितना फायदा हो रहा है, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कि जो सोशल इंटरेस्ट है उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, उसका हम एनालिसिस करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हैं, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो अगर कोई भी न्यू एंटरप्राइज है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है, उसका क्या क्या फॉर्मेट होता है और उसमें क्या क्या कंटेंट्स एड अप होते हैं। तो इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है रिपोर्ट क्या होती है। और जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, हम न्यू एंटरप्राइज के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए जितने भी चीजें सब कुछ हैं जो हमें पता है वो सारी हम रिपोर्ट में डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये कुछ लर्न करना नहीं, जस्ट एक बार समझ लो, ये सुन लो सिर्फ। जब भी हम रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, उसमें क्या है, समरी लिख रहे हैं हम, समरी में हम टाइटल देंगे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जितनी भी मतलब हमारी फाइंडिंग्स है, रिकमेंडेशन है, वो सब हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन या समरी से दे देंगे, ब्रीफ सा दे देंगे कि हम रिपोर्ट में क्या मेंशन आउट कर रहे हैं। उसके बाद जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद डिमांड सप्लाई देखेंगे कि हमारी डिमांड क्या है, मार्केट में क्या डिमांड कैपेसिटी है और मार्केट कैसी है। उसके बाद हम कितना सेल्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कैसे हम मार्केटिंग करेंगे, क्या हमारा प्रोडक्शन प्रोग्राम है, प्लांट की क्या कैपेसिटी है, जितने भी हमारे इनपुट्स जो हम यूज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, वो कहाँ से उनको एनालाइज करना, जो हमारा प्लांट जहाँ पे हम न्यू एंटरप्राइज हमारा खोल रहे हैं उसकी क्या लोकेशन है, क्या साइट है, क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, कैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या क्या खर्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो किस किस लेवल पर काम कर रहे हैं और क्या क्या आपके एनुअल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोगों के खर्चे हैं। उसके बाद आप कैसे शेड्यूल करोगे उन सब चीजों को, क्या मेथड यूज कर रहे हो, मतलब आप इन हाउस बना रहे हो चीजें या कैसे, मतलब कैसे लेके आ रहे हो। उसके बाद आपके फाइनेंस कहाँ से मैनेज हो रहे हैं, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आपकी क्या क्या फिक्स कॉस्ट है, ब्रेक इवन पॉइंट आप कब तक पहुंच जाओगे, पे बैक पीरियड मतलब आपने जो पैसा लगाया वो कब तक वापस आ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कब, मतलब कितने परसेंट पे मिल रही है, इंटरनल रिटर्न कैसा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब जो भी आपके माइंड में है वो सारी चीजें आप खुद ही सोच के देखो। अगर आप खुद ही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, आप खुद के लिए कोई काम स्टार्ट करो, तो आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हो कि हाँ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो सारी चीजें आप अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में मेंशन आउट करके आओगे। आई होप आपको फर्स्ट यूनिट समझ आ गया होगा, मैंने पूरी तरह से ट्राई किया कि आपको फर्स्ट यूनिट कवर अप हो जाए।